हेलो एवरीवन, मैं वर्तिका। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो हम यहाँ पे एनसीईआरटी क्लास 10th कवर कर रहे थे, जो अगर आप बिहार शिक्षक भर्ती में 6 to 8 साइंस वर्ग की तैयारी कर रहे हैं या फिर टीजीटी साइंस की तैयारी कर रहे हैं या फिर अगर आप पीआरटी की भी तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया था कि 10th तक आपको कवर होना ही चाहिए। ठीक है, कि लेवल काफ़ी हार्ड रखते हैं बीपीएससी, काफ़ी चीज़ें आपको एनसीईआरटी से टू द पॉइंट मिल जाएंगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कल मैंने परावर्तन करवा दिया था, रिफ्लेक्शन से जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे उनको करा दिया था। आज हम लोग रिफ्रैक्शन करेंगे। क्या करेंगे? रिफ्रैक्शन मतलब अपवर्तन करेंगे। तो अपवर्तन से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उनको कवर कर लेते हैं। तो सबसे पहले अपवर्तन क्या होता है? अपवर्तन के लिए पारदर्शी माध्यम चाहिए। ठीक है, जैसे वहाँ पे क्या चाहिए था, वहाँ पे ट्रांसपेरेंट माध्यम नहीं चाहिए था। एक तरफ कोटिंग होती थी और रिफ्लेक्शन होकर के उधर ही वापस हो जाता था। एक ही माध्यम में जो रिफ्लेक्शन है वो एक ही माध्यम में होता है, लेकिन जो रिफ्रैक्शन है यानी कि अपवर्तन है वो क्या होता है, वो दो माध्यम में होता है। जैसे कि एक माध्यम है, एक माध्यम से लाइट आई और दूसरे माध्यम में चली जाएगी, तो पारदर्शी माध्यम की आवश्यकता होती है रिफ्रैक्शन के लिए। अब आ जाता है यहाँ कुछ इंसिडेंट होते हैं जो डेली लाइफ में होते हैं, उसका रीज़न अपवर्तन ही होता है, रिफ्रैक्शन भी होता है। जैसे कि देख सकते हैं आप, एक आपने जनरली देखा होगा, अगर पानी बाल्टी में अगर पानी रखा है और उसमें अगर आप पेंसिल डालें तो आपको पेंसिल मुड़ी हुई प्रतीत होगी, तो जो हल्की सी टेढ़ी सी प्रतीत होती है उसका रीज़न ये है अपवर्तन। दूसरा, अगर आप पानी में नींबू डालें तो वो नींबू बड़े दिखाई पड़ते हैं पानी में, तो उसका रीज़न भी अपवर्तन होता है। ठीक है, अगर आपने कांच का स्लैब रखा और नीचे कोई पेपर या कॉपी वगैरह रखी तो उसमें जो चीज़ लिखा है वो बड़े अक्षर दिखेंगे, तो उसका भी रीज़न अपवर्तन होता है। तो ये सारे रीज़न, ये जितनी भी चीज़ें हो रही हैं किस वजह से हो रही हैं? अपवर्तन के कारण हो रही हैं। अब अपवर्तन में क्या होता है? प्रकाश जैसे ट्रैवल करता है ना, लाइट ट्रैवल करता है, तो लाइट की स्पीड कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। लेकिन ये किस में होती है? ये वायु में होती है, एयर में होती है। ठीक है, ये किस में होती है? एयर में होती है। क्या यही स्पीड पानी में होती है? तो बिल्कुल नहीं। तो क्या होता है कि जैसे ही माध्यम बदलता है क्या चेंज हो जाता है? इसकी चाल परिवर्तित हो जाती है, प्रकाश की चाल परिवर्तित हो जाती है, और दूसरा प्रकाश की दिशा परिवर्तित हो जाती है। तो इन दोनों को याद रखना है कि पारदर्शी माध्यम में जब प्रकाश गति करता है, लाइट ट्रैवल करता है, तो एक ही दिशा में गति नहीं करता है, अपनी दिशा परिवर्तित कर देता है, और माध्यम बदलते ही उसकी चाल भी परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ से स्लैब में अपवर्तन, यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि सरल से विघन जाने पे क्या होती है, विरल से सघन जाने पे क्या होती है। तो ये मैं क्या बोल रही हूँ उसको आप समझ में आएगा जब आप यहाँ पे डायग्राम देखेंगे। यहाँ पे क्या होता है, अगर जैसे ऊपर एयर है और नीचे वाटर है, ठीक है, दो माध्यम है अलग अलग। अब यहाँ से एयर से लाइट आई, ये जो लाइट आई इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। ठीक है, इंसिडेंट रे जैसे वहाँ होती थी ना आपतित किरण, फिर यहाँ पे बीच में एक नॉर्मल पड़ती है जिसको हिंदी में अभिलंब बोलते हैं, और यहाँ पे आ करके क्या होता है, अब ये जैसे आ रही थी स्पीड, जिस स्पीड से आ रही थी, जैसे ही माध्यम बदलेगा इसकी स्पीड चेंज हो जाएगी। तो अब ये ऐसे हो गई। ठीक है, तो जो ये रे वापस गई नीचे की ओर, इसको बोलते हैं अपवर्तित किरण, मतलब रिफ्रैक्टेड रे। इंसिडेंट रे इसको बोलते हैं, इसको रिफ्रैक्टेड रे बोलते हैं। यहाँ जो एंगल बनेगा वो एंगल आई बनेगा, यहाँ जो एंगल बनेगा एंगल आर बनेगा। अब ये आर रिफ्लेक्शन वाला नहीं, ये आर है रिफ्रैक्शन वाला, अपवर्तन वाला। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो ऊपर वाला माध्यम था ये एयर कैसा माध्यम है? विरल माध्यम है। विरल को इंग्लिश में बोलते हैं रेयरर मीडियम। ठीक है, और वाटर को क्या बोलते हैं? सघन। वाटर यहाँ पे सघन हो। आप खुद सोचो, एयर और वाटर में घना कौन ज़्यादा है? तो वाटर ज़्यादा है, तो घने को ही, सघन को इंग्लिश में कहते हैं डेंसर मीडियम। तो रेयर से डेंसर जब रे जाती है, लाइट जाती है, तो लाइट की स्पीड क्या होगी? कम हो जाएगी। लाइट की स्पीड क्या होगी? कम हो जाएगी। आप इसको ऐसे समझ सकते हो, जैसे जनरली मैं जब बच्चों को पढ़ाती हूँ तो उनको एक एग्जाम्पल देती हूँ कि जैसे आप खुली रोड पर दौड़ रहे हो आराम से, तो विरल है मतलब खाली जगह है, दौड़ रहे हो, अचानक से खूब भीड़ आ गई, तो आप अपनी स्पीड कम कर लोगे ना, तो यहाँ पे इसकी स्पीड कम हो जाती है, और स्पीड कम होने की वजह से ये नॉर्मल की तरफ झुक जाती है। देखिए यहाँ पे एंगल आई बड़ा है और यहाँ पे एंगल आर क्या हो गया? छोटा हो गया। ठीक है, ये एक पॉइंट क्लियर हुआ। तो एक यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि विरल से सघन जाने पे क्या होती है, तो बताएंगे नॉर्मल की तरफ आ जाती है और स्पीड कम हो जाती है। और इसका उल्टा होता है, अगर सघन से विरल जाएगी, मतलब आप एकदम दबे दबे चल रहे थे भीड़ में, अचानक से आपको एकदम खाली रोड मिल जाएगी, तो खाली रोड मिल जाएगी तो आप क्या करोगे? अपनी स्पीड बढ़ा दोगे। तो अगर सघन से
विरल मतलब डेंसर से रेयरर जाती है तो स्पीड बढ़ जाती है, और स्पीड बढ़ेगी तो नॉर्मल से दूर भाग जाएगी, अभिलंब से क्या हो जाएगी, दूर भाग जाएगी। तो ये पॉइंट आपको याद रखना था, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सरल से सघन से विरल जाने पे क्या होता है, विरल से सघन जाने पे क्या होता है। देखिए यहाँ पे यही बताया गया है कि कांच से वायु में जब प्रवेश करती है तो कांच क्या हुआ, सघन हुआ, और वायु क्या हुआ, विरल हुआ। तो सघन से विरल में प्रवेश करती है तो अभिलंब से क्या हो जाएगी, दूर चली जाएगी, यानी कि नॉर्मल से दूर चली जाएगी, क्योंकि विरल खाली रास्ता मिल गया तो दूर तेजी से भागेगी और स्पीड बढ़ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे भी यही समझाया गया, ये है इंसिडेंट रे, ये है रिफ्रैक्टेड रे, और रिफ्रैक्टेड रे अगर फिर वापस निकल गई तो ये क्या हो जाएगी, इस रे को बोलते हैं इमर्जेंट रे। ठीक है, क्या बोलते हैं, इमर्जेंट रे बोलते हैं, और यहाँ जो एंगल बनता है वो एंगल ई बनता है। अब देखिए यहाँ पे अगर हम इंसिडेंट रे को ऐसे बढ़ा दें और जो इमर्जेंट रे है इनके बीच में जो दूरी होती है ना, तो इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ठीक है, तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तो इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा, किरण बोलते हैं। ठीक है, निर्गत किरण, और यहाँ पे जो कोण बनेगा वो निर्गत कोण बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 3 रे हैं, पहला इंसिडेंट रे आपतित किरण, रिफ्रैक्टेड मतलब अपवर्तित किरण, आखिरी में निर्गत किरण। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब आ जाता है सबसे इंपॉर्टेंट, परावर्तन के नियम क्या होते हैं, मतलब रिफ्रैक्शन के भी नियम होते हैं 2, जैसे वहाँ पे रिफ्लेक्शन के 2 नियम होते थे वैसे ही यहाँ पे रिफ्रैक्शन के भी 2 नियम होते हैं। कौन कौन सा, पहला नियम जैसे वहाँ पे था, दूसरा वाला नियम कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे मतलब आपतित किरण, अपवर्तित किरण, दोनों माध्यम को पृथक करने वाले जो आपतन बिंदु हैं और अभिलंब, ये सभी एक ही तल में होते हैं। मतलब इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाइज इन सेम प्लेन, ये तीनों एक ही तल में होते हैं। पहला नियम ये हो जाता है। अब दूसरा नियम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसको बोलते हैं स्नेल्स लॉ। क्या बोलते हैं, स्नेल्स लॉ बोलते हैं। स्नेल्स ने ये लॉ दिया था। स्नेल्स लॉ क्या कहता है कि जो एंगल आई और एंगल आर बनता है, वहाँ पे एंगल आई एंगल आर बराबर होता था, यहाँ बराबर नहीं होता है। यहाँ पे साइन ऑफ आई, साइन थीटा पढ़ा है ना मैथ्स में, तो साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है। अब कॉन्स्टेंट का मतलब ये किसी भी 2 माध्यम के लिए अगर कोई निश्चित माध्यम है, जैसे हम कहें एयर और वाटर का, तो उसका फिक्स होता है कि उसका इतना ही होना है। अगर एयर से वाटर में जाएगा तो फिर जो कांस्टेंट निकलेगा वो फिक्स होगा, साइन आई अपॉन साइन आर करके। ठीक है, इसी को बोलते हैं स्नेल का अपवर्तन का नियम। स्नेल का अपवर्तन का नियम क्या होता है, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और यही कॉन्स्टेंट ही बोला जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोला जाता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोला जाता है। हिंदी में बोलेंगे सापेक्ष अपवर्तनांक बोलते हैं। हिंदी में रिफ्लेक्टिव इंडेक्स को अपवर्तनांक बोलते हैं। ठीक है, तो अब जब माध्यम 2 बदलते हैं तो इसका मतलब उनका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स भी बदलता है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बदलता है। ठीक है, अब रिफ्लेक्टिव इंडेक्स यहाँ एक पॉइंट बताया गया है कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ है। यहाँ पे निर्वात का मतलब है वैक्यूम में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड होती है। अब ये सबसे मैक्सिमम होती है अभी तक की चाल जो होती है। देखिए, वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा थोड़ी सी कम होती है। तो अभी जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, एयर में स्पीड कितनी होती है, 3 × 10⁸ होती है, और वैक्यूम में भी 3 × 10⁸ होती है। लेकिन नहीं, जस्ट एक लिटिल थोड़ा सा डिफरेंस होता है मतलब इन नंबर्स में। तो अगर पूछा जाए वायु और निर्वात में किस में चाल अधिक होगी, तो निर्वात में चाल अधिक होगी प्रकाश की। ठीक है, तो ये एक पॉइंट याद रखिएगा। और अब आ जाता है कि जो अपवर्तनांक मैं बोल रही हूँ, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स निकालते कैसे हैं, तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स निकालने का तरीका होता है, फॉर्मूला यहाँ दे रखा है n21। n21 मतलब रिफ्लेक्टिव इंडेक्स सेकेंड माध्यम का किसके सापेक्ष में, 1 के सापेक्ष में। तो 1 के सापेक्ष में तो ऊपर क्या रखेंगे, v1 अपॉन v2। देखिए, मैं ऐसे भी मतलब जनरली हर चीज़ की आपको ट्रिक देनी होती है, तो मैं ऐसे बताती हूँ कि देखो यहाँ पे इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। किसको रिस्पेक्ट दी, 1 को, इसीलिए v1 ऊपर रखेंगे और v2 नीचे रखेंगे। अब v1 और v2 होता क्या है, ये प्रकाश की चाल होती है पहले माध्यम में, हाँ, और ये हो जाएगी दूसरे माध्यम में। तो जस्ट एक फॉर्मूला याद रखिएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल मुझे नहीं लगता कि एग्जाम में पूछा जाएगा। और अब आ जाता है यहाँ पे एक नेक्स्ट क्वेश्चन, निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है। निरपेक्ष अपवर्तनांक का मतलब है एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स किसे कहते हैं। तो जब पहला माध्यम वायु होता है, ठीक है, जब पहला माध्यम वायु होता है, दूसरा माध्यम कुछ और कुछ भी हो,
कांच है, डायमंड है, कुछ भी है, तो उस समय जो उस समय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलता है उसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके सापेक्ष में, किसको रिस्पेक्ट दे करके निकाला जाता है, एयर को। इसीलिए इसका फॉर्मूला भी शॉर्टकट में दिखाया जाता है C/V, V1/V2 नहीं, क्योंकि C वायु में प्रकाश की चाल को C से डिनोट करते हैं। तो C और V का मतलब जिस माध्यम में भी आपका ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, लेकिन एक बार दोबारा सुन लीजिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, C/V, ठीक है, C/V, क्लियर। अब यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, ये जो अगर आप चाहें तो यहाँ से मेन याद कर लें कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो यहाँ दे रखे हैं किसका कितना होता है। जैसे वायु का 1 होता है, बर्फ़ का 1.31 होता है, वाटर का 1.33 होता है, तो ये ज़रूर याद रखें। और एक यहाँ से हीरे का जनरली पूछा जाता है कि मैक्सिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होता है, सबसे ज़्यादा जो अपवर्तनांक है वो किसका होता है, हीरे का होता है। कितना है, 2.42, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रख सकते हैं। और यहाँ पे अगर आप चाहें तो केरोसिन का, अल्कोहल का, ये कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको याद कर लीजिएगा। अब आ जाता है बेंजीन का, जैसे पूछा गया था किसी में, आई थिंक रेलवेज में पूछा गया था कि बेंजीन का कितना होता है, तो 1.50 ये होता है। अब यहाँ पे केरोसिन का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो पानी से अधिक है। देखिए केरोसिन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 1.44 है, और पानी का 1.33 है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पानी से अधिक है, इसका मतलब ये ऑप्टिकल डेंस है, लेकिन मास डेंसिटीज़ की पानी से कम होती है, ठीक है। अगर पूछा जाए कि डेंसिटी, नॉर्मल जो डेंसिटी बोलते हैं, द्रव्यमान घनत्व, वो किसका ज़्यादा है, तो वो पानी का ज़्यादा है। लेकिन अगर पूछा जाए ऑप्टिकल डेंसिटी, मतलब प्रकाश की जो गति करने वाली डेंसिटी होती है वाली, उसमें किसका ज़्यादा है, उसमें केरोसिन का ज़्यादा है। तो ये पॉइंट क्लियर रखिएगा। यहाँ से यहाँ देखिए जो विरल और सघन वाला पॉइंट बताया था वही बताया गया है कि विरल से सघन जाने पे क्या होता है, प्रकाश की किरण की गति होती है वो धीमी हो जाती है और अभिलंब की ओर झुक जाती है। और सघन से विरल जाने पे क्या होता है, चाल बढ़ जाती है और अभिलंब से दूर चली जाती है। वो जो मैं रास्ते वाला एग्जाम्पल दिया था आप उसको ले सकते हो। अब आ जाता है मेन लेंस से क्वेश्चन बनता है। तो अब हम पढ़ेंगे गोलीय लेंस के बारे में। गोलीय लेंस में अपवर्तन होता है और दर्पण में परावर्तन होता है, रिफ्रैक्शन होता है। तो जो कॉन्केव और कॉन्वेक्स वाला उत्तल को कॉन्वेक्स कहते हैं। तो कॉन्वेक्स यहाँ पे क्या होता है, अभिसारी लेंस होता है। अभिसारी मतलब कन्वर्ज करता है, लाइट को कन्वर्ज करता है, एक जगह मिलाता है, ठीक है। जबकि अवतल दर्पण जो होता है वो अपसारी होता है। अपसारी का मतलब डाइवर्ज करता है। जस्ट उल्टा है, मिरर में मैंने उल्टा बताया था। मिरर में अवतल दर्पण जो होता था वो कन्वर्जिंग होता था और उत्तल दर्पण डाइवर्जिंग होता था। यहाँ पे उत्तल लेंस जो होता है वो कन्वर्जिंग होता है और अवतल लेंस डाइवर्जिंग होता है। जस्ट उल्टा है, आप किसी एक को तैयार कर लें तो दूसरा अपने आप मतलब लेंस वाला अपने आप हो जाएगा। अब यहाँ पे कुछ एक चीज़ें देख लेते हैं। जैसे ये लेंस है, ये वाला लेंस होता है, ये बीच में मोटा होता है और किनारे पतला होता है, इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस, इस लेंस में जो एकदम सेंटर होता है उसको बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल सेंटर को हिंदी में प्रकाशिक केंद्र बोलते हैं। तो ये ओ दिख रहा है, ओ का मतलब होता है ऑप्टिकल सेंटर। अब यहाँ से गुजरने वाली जो लाइन होती है वो मुख्य अक्ष यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस होती है। इसमें 2 F होते हैं, इधर F1 इधर F2, इधर 2F1 इधर 2F2। अब ये जो 2F1 है इसी को ही C1 बोलते हैं। जैसे कि मैंने फर्स्ट वाली वीडियो देख लीजिएगा तो काफ़ी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी, इसमें इजी पड़ेगा। तो C1 जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है ना, उसी को ही 2F1 कहते हैं। और यहाँ पे C2 होता है। 2 इसलिए होते हैं क्योंकि दो तरफ से सर्किल बन रहा है ना, इधर से भी बन रहा है, इधर से भी बन रहा है, स्फीयर बन रहा है, इसी वजह से 2 सेंटर हो जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये आ जाता है इसका अवतल दर्पण का, कॉन्केव में भी 2 होंगे, इधर है और इधर भी होता है, लेकिन यहाँ पे जनरली ये दिखाया गया, ठीक है। अपर्चर क्या होता है, अपर्चर मैंने बताया था कि इनके बीच में जो पूरी व्यास होता है ना, ये इनके बीच का जो पूरा व्यास होता है इसी को बोलते हैं डायमीटर ऑफ जो रिफ्रैक्टेड सरफेस होता है उसको अपर्चर बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बताई गई है जैसे कि मिरर में बताई गई थी। तो मिरर में हम कौन सा मिरर यूज़ कर रहे थे, कॉन्केव वाला। अब यहाँ पे वही कह रहा है कि सूर्य से आने वाली जो लाइट है अगर उसको हम उत्तल लेंस कॉन्वेक्स लेंस के से गुजारेंगे तो क्या करेगा, नीचे जो कागज़ रखा है वो आग पकड़ लेगा। क्यों, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस यहाँ पे क्या होता है, कन्वर्जिंग लेंस होता है, ठीक है। तो ये पॉइंट हो गया।
और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो सूर्य से किरण आती हैं वो कैसी होती हैं, अनंत से आ रही होती हैं। अनंत मतलब इन्फिनाइट से जो आती हैं वो उसकी इमेज कहाँ बनती है, हमेशा फोकस पे बनती है। ठीक है, अनंत से इन्फिनाइट से आने वाली रेस कहाँ पे मिलती हैं, फोकस पे मिलती हैं, इसीलिए फोकस वो पॉइंट हो जाता है और उस जगह पे आग लग जाती है। अब यहाँ पे जो प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब में ये पूरा चार्ट तो याद ही करना है। तो अब हम जानेंगे कि जो कॉन्वेक्स लेंस है उसमें कैसे इमेज फॉर्मेशन होती है, कितनी होती हैं। तो टोटल 6 इमेज फॉर्मेशन पढ़नी है हमको कॉन्वेक्स लेंस में, उत्तल लेंस में। कौन कौन सी है? सबसे पहले बिंब की स्थिति, मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, इमेज कहाँ बनेगी, इमेज का साइज़ कैसा होगा, और इमेज की प्रकृति मतलब रियल इन्वर्टेड होगा या वर्चुअल और इरेक्ट होगा। तो इसके बारे में हम जानेंगे और ये आपको याद होना चाहिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा फंसते हैं। दर्पण वाला मैंने अलग बताया था पहले वाली वीडियो में, तो वो ज़रूर याद कर लीजिएगा, उससे आपको काफ़ी कंपैरिजन यहाँ पे मिलेगा। तो सबसे पहले ये उत्तल है, उत्तल लेंस है, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस है। कॉन्वेक्स लेंस में कितने हैं, 6 हैं। वहाँ पे क्या होता था, कॉनकेव मिरर में 6 होता था। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले ऑब्जेक्ट कहाँ रखी है, अनंत पे, इन्फिनाइट पे रखी है, तो कहाँ मिलेगी इमेज मिलेगी F2 दूसरी साइड पे, राइट साइड पे मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे रिफ्रैक्शन हो रहा है तो दूसरी साइड पे। अच्छा, ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड पे होता है, तो ये अनंत से मतलब लेफ्ट साइड से रेज आ रही हैं और इमेज कहाँ बनी, राइट साइड पे मतलब F2 पे बनी, बहुत ही छोटी बनी, बिंदु साइज की, और रियल और इन्वर्टेड बनी, यानी कि वास्तविक और उल्टा बनी। 2F1 से परे मतलब C1 के पीछे साइड में कहीं रखी है। तो अभी रे डायग्राम जब मैं दिखाऊंगी तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। तो 2F1 के पीछे कहीं ये रखी हुई है, कोई ऑब्जेक्ट रखा है, तो इमेज कहाँ बनेगी, तो इमेज बनेगी F2 और C2 के बीच में। ठीक है, F2 C2 का मतलब 2F2 ही तो होता है ना, इनके बीच में बनेगी, छोटी बनेगी, रियल इन्वर्टेड बनेगी। नेक्स्ट है, अगर 2F1 का मतलब होता है C1, इस पे रखी है तो इमेज कहाँ बनेगी, C2 दूसरी साइड पे, C2 पे बनेगी, सेम साइज़ की बनेगी, रियल इन्वर्टेड बनेगी। नेक्स्ट आ जाता है, अगर F1 और 2F1 के बीच में मतलब C1 और F1 के बीच में है तो कहाँ बनेगी, इधर बनेगी, C2 के पीछे, C2 के इधर, C2 से पर, और बड़ी बनेगी। ठीक है, और रियल इन्वर्टेड बनेगी। अब यहाँ पे एक थोड़ा सा मिसप्रिंट है, अभी मैं इंग्लिश वाला दिखाऊंगी तो वहाँ क्लियर हो जाएगा। अगर F1 पे है, अगर ऑब्जेक्ट F1 पे रखा है तो इमेज कहाँ बनेगी, अनंत पे बनेगी, यहाँ होना चाहिए था। बड़ी और अत्यधिक आवर्धित बनेगी, मतलब बड़ी बनेगी और हाईली मैग्नीफाइड बनेगी, रियल इन्वर्टेड इसका भी हो जाएगा। एंड द लास्ट केस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट विच इज़ एक्सेप्शन इन ऑल दीज केसेस। ये जितने भी 6 केस हैं उसमें से एक एक्सेप्शन है। मतलब अभी हमने देखा सब में कैसी बन रही थी, सब में रियल इन्वर्टेड वास्तविक और उल्टा बन रहा था, लेकिन जो लास्ट वाला केस है उसमें इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी। तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट रखा है F1 और O के बीच में, F1 और O के बीच में रखा हुआ है, तो इसकी इमेज किधर बनती है, जिस ओर बिंब है उधर ही, मतलब लेफ्ट में ऑब्जेक्ट रखा है और लेफ्ट में ही इमेज बन जाएगी, इसीलिए इसको एक्सेप्शन बोलते हैं ना, क्योंकि सब में क्या हो रहा है, राइट साइड इमेज बनती है, इसमें लेफ्ट साइड पे ही इमेज बन जा रही है और बड़ी बनेगी, रियल और इन्वर्टेड बनेगी। देख लीजिएगा, या अगर जिनको दिक्कत हो रही है, इन्फिनाइट पे है तो F2 पे बनेगी, बियॉन्ड 2F1 है तो F2 और 2F2 के बीच में बनेगी, 2F1 पे है तो 2F2 के बीच में बनेगी। एक दो बार रिवाइज कर लेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, अब हम जानेंगे, अभी हमने कॉन्वेक्स लेंस का जाना था, ठीक है, अब इसको हम रे डायग्राम से समझ लेते हैं वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो रे डायग्राम में देखिए, सबसे पहला क्या है, अनंत पे है तो कहाँ बन रही है, दूसरी तरफ बन रही है, फोकस F2 पे। ठीक है, दूसरा जो केस है वो है, अगर 2F1 के पीछे, 2F1 मतलब C1 के पीछे है कहीं, C1 के पीछे कहीं बैठा है तो इमेज कहाँ बनेगी, F और C के बीच में बनेगी, F2 और C2 के बीच में बनेगी। ठीक है, ये इधर की तरफ। नेक्स्ट, अगर 2F1 पे है तो कहाँ बनेगी, मतलब C1 पे है तो कहाँ बनेगी, C2 पे बनेगी, सेम साइज पे बनेगी। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है, अगर C1 और F1 के बीच में है, C1 और F1 के बीच में है तो इमेज कहाँ बनेगी, उधर C2 के पीछे बनेगी। देखिए एक दूसरे का जस्ट उल्टा है, ये एक दूसरे के जस्ट उल्टे हैं। ठीक है, इसी तरह अगर फोकस पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है, इधर वाले फोकस पे, इधर ही रखा ही होता है, तो इमेज कहाँ बनती है, अनंत पे बनती है, अनंत पे बड़ी, बहुत बड़ी सी बनेगी, मैग्नीफाइड बनेगी, लेकिन रियल और इन्वर्टेड होगी। और लास्ट केस जो सबसे स्पेशल वाला है, O और F के बीच में अगर ऑब्जेक्ट रखा है तो इमेज किधर बनती है, इधर की ओर ही बन जाती है, मतलब लेफ्ट की ओर ही बन जाती है, जबकि सब में क्या हो रहा है, राइट की ओर जा रहा है इमेज बनने में, लेकिन इसमें लेफ्ट की ओर ही बन जाता है। आई होप आप। नेक्स्ट हम जल्दी से अवतल लेंस का देख लेते हैं। अवतल लेंस में 2 ही केस हैं, जैसे वहाँ उत्तल दर्पण में 2 केस होते थे, यहाँ अवतल लेंस में 2
केस हैं, एक है अनंत वाला, एक है अनंत और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं पे भी रखा हुआ है। तो जब अनंत पे होता है तो हमको पता है वो तो फोकस पे ही बनेगी, ठीक है, और इधर की ओर ही बन जाती है। इसमें दोनों इमेज किधर बनती है, लेफ्ट की ओर ही बनती है। इसमें अगर अनंत और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं पे भी रखा है तो F1 और O के बीच में ऑब्जेक्ट है, एक इन्फिनाइट पे है तो कहाँ बनेगी, F1 पे। मतलब इसमें दोनों ही वर्चुअल इरेक्ट बनते हैं। तो वर्चुअल इरेक्ट के केस में लेफ्ट पे ही ऑब्जेक्ट है, लेफ्ट पे ही इमेज बन जाती है, ठीक है, इधर ही साइड इमेज बन जाती है। तो एट इन्फिनिटी और F1 पे ही इमेज बन गई। इन्फिनिटी और O के बीच में कहीं पे भी रखा हुआ है ऑब्जेक्ट तो इमेज कहाँ बनेगी, F1 और O के बीच में बन जाएगी और छोटी बनेगी, वर्चुअल और इरेक्ट। डायग्राम में एक बार देख लेते हैं तो आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगा। देखिए अनंत पे से आ रही थी तो कहाँ बनी, F1 इधर ही साइड पे, लेफ्ट से आई और लेफ्ट पे ही बन जाती है। यहाँ पे भी देखिए क्या है, ऑप्टिकल सेंटर और कहीं पे भी बीच में बैठी हुई है। अनंत और ऑप्टिकल सेंटर में कहीं पे भी बैठा दो तो इमेज कहाँ बनेगी, ऑप्टिकल सेंटर और F1 के बीच में बनेगी, ठीक है, और छोटी बनेगी। वर्चुअल और इरेक्ट तो बनेगी, दोनों केस में वर्चुअल इरेक्ट रहेगी, ठीक है। ये पॉइंट हो गया क्लियर। अब यहाँ पे कुछ एक रूल होते हैं, उन रूल को देख लेते हैं जो कि हमने पढ़े ही थे दर्पण के टाइम पे, कि अगर पैरेलल रे आती है, अनंत से कोई रे आती है तो फोकस से होके जाएगी। अगर कोई रे फोकस से होके जाती है तो पैरेलल हो जाती है अपवर्तन के बाद। अगर ये स्पेशल केस याद रखना है, ऑप्टिकल सेंटर से अगर कोई रे जाती है तो उसी पे वापस हो जाती है। जैसे दर्पण में सी से जाती थी, सी पे वापस हो जाती थी, वैसे यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी, ऑप्टिकल सेंटर पे वापस हो जाएगी। लेंस फॉर्मूला याद रख लीजिएगा। लेंस फॉर्मूला क्या होता है, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ये फॉर्मूला होता है लेंस फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूले में बस प्लस हो जाता था। आवर्धन मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला I/O वहाँ पे भी होता था, यहाँ पे भी है, लेकिन एक दूसरा फॉर्मूला जो है वो होता है V/U माइनस नहीं लगा हुआ है। मिरर वाले में मैग्नीफिकेशन में माइनस लगा होता था, यहाँ पे माइनस नहीं लगा है, केवल V/U होता है। तो मैग्नीफिकेशन के दो फॉर्मूले होते हैं और सारा चीज़ वही है जो कि मैंने रिफ्लेक्शन में बताया कि अगर m की वैल्यू प्लस है इसका मतलब उसका नेचर कैसा होगा, वर्चुअल और इरेक्ट होगा। अगर m की वैल्यू माइनस है इसका मतलब उसका नेचर कैसा होगा, रियल और इन्वर्टेड, यानी कि वास्तविक और उल्टा होगा प्रतिबिंब का, ठीक है। यहाँ तक ये पॉइंट क्लियर हो गए। अब आ जाता है पावर ऑफ लेंस के बारे में जानेंगे हम, बस लास्ट ये टॉपिक है। पावर ऑफ लेंस से क्वेश्चन बनता है कि पावर ऑफ लेंस क्या होती है, तो पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू 1/f। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसकी यूनिट क्या होती है, ठीक है, पावर ऑफ लेंस की यूनिट क्या होती है, तो पावर ऑफ लेंस की यूनिट होती है डायोप्टियर। क्या होती है, डायोप्टियर। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। अब यहाँ पे जो डायोप्टियर है ये क्या होता है, 1 डायोप्टियर क्या होगा, तो 1 डायोप्टियर इज इक्वल टू 1 मीटर इनवर्स होता है, 1 मीटर की पावर -1 होता है। ऐसा क्यों, क्योंकि फोकल लेंथ जो है वो मीटर में रखी जाती है, ठीक है। फोकल लेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर होती है, और जबकि पावर की यूनिट डायोप्टियर होती है। यहाँ से भी पावर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि पावर अगर पॉजिटिव है, जैसे कहते हैं ना चश्मे का जो पावर है पॉजिटिव है या निगेटिव है, तो अगर पॉजिटिव है इसका मतलब उसमें कौन सा लेंस लग रहा है, कॉन्वेक्स लेंस लग रहा है, ठीक है। और अगर निगेटिव है तो उसका मतलब कौन सा लेंस लग रहा है, कॉन्केव लेंस लग रहा है, ठीक है। अब ये क्यों होता है, इसका भी रीज़न है, क्योंकि मैंने बताया था कि फोकल लेंथ चाहे वो लेंस हो चाहे वो मिरर हो, कॉन्वेक्स की प्लस होती है, कॉन्वेक्स की क्या होती है, प्लस होती है, लेकिन कॉन्केव की हमेशा माइनस होती है, चाहे वो मिरर हो चाहे वो लेंस हो। बस इन दोनों में ही सिमिलैरिटी है, अदरवाइज लेंस और मिरर में उल्टा होता है सब कुछ, लेकिन फोकल लेंथ वाले केस में ये लोग आपस में सहमत होते हैं, ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है। जैसे यहाँ दे रखा है कि 2 मीटर का अगर फोकस दूरी है तो उसका अवतल लेंस की क्षमता निकालिए। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, 1/f होता है। अवतल लेंस है यानी कि माइनस का f लेंगे, फोकल लेंथ माइनस में लेंगे तो पावर भी माइनस में आएगी। तो यहाँ पे p इज इक्वल टू 1/2 लेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 0.5 डायोप्टियर आ जाएगा माइनस का, क्योंकि अवतल लेंस था। अभी मैंने बताया कॉन्केव का क्या होता है, माइनस होता है। अब यहाँ पे कुछ एक क्वेश्चन है MCQ वाले, वो जरूर देख लीजिएगा। जैसे कि कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयोग नहीं किया जाता, तो मिट्टी का यूज़ नहीं किया जाता, जल से बनाया जा सकता है, कांच, प्लास्टिक, इन तीनों का यूज़ किया जाता है, मिट्टी का यूज़ नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी बिंब का मतलब ऑब्जेक्ट का अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण में अगर इमेज जो बनती है वो आभासी और सीधी बनती है, और आभासी और सीधी का मैंने बताया था कॉन्केव मिरर में केवल एक ही केस होता है, कौन सा वाला, जब पोल और फोकस के बीच में होता है। कॉन्केव मिरर है, मिरर का
जो पहली वाली वीडियो में मैंने पढ़ाया है मिरर वाला कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी ऑब्जेक्ट का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब मिलता है, मतलब सेम साइज का मिल रहा है और रियल बन रहा है, तो उत्तल लेंस में कहाँ बैठेगा वो, तो 2f1 पे बैठेगा, तो कहाँ पे इमेज बनेगी 2f2, मतलब C1 पे बैठेगा तो C2 पे इमेज बनेगी। तो 2f1 मतलब फोकस दूरी की 2 गुनी दूरी पे अगर ऑब्जेक्ट को बैठाएंगे तो समान साइज सेम साइज का इमेज मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि अगर दर्पण है मतलब मिरर है और लेंस है, दोनों की फोकस दूरी माइनस में है, तो माइनस में अभी मैंने जस्ट बताया कि अगर माइनस में होती है तो कौन सा ये होगा अवतल, ठीक है, अवतल लेंस और अवतल दर्पण होगा ये। किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूर पर खड़े हो, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा बनेगा, ठीक है। तो दर्पण है मतलब मिरर में, कौन से मिरर में सीधी इमेज मिलती है, तो कॉन्वेक्स मिरर में सीधी इमेज मिलती है। अगर पूछा जाए कौन से लेंस में सीधी इमेज मिलती है हमेशा, तो कॉन्केव लेंस में सीधी इमेज मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पे मिरर की बात हुई है, तो मिरर में कॉन्वेक्स जो मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर, इसमें सीधी इमेज मिलती है, और साथ ही साथ जो प्लेन मिरर है उसमें भी तो सीधी मिलती है ना, हम जब शीशे में देखते हैं तो उसमें भी सीधी मिलती है, तो ये वाला केस हो जाएगा डी वाला। नेक्स्ट आ जाता है किसी शब्द को डिक्शनरी में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय कौन सा लेंस पसंद करोगे, तो 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अवतल लेंस पसंद करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमको सीधा देखना है, लेंस है ना, तो सीधा देखने के लिए आप अवतल लेंस का यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे नेक्स्ट आ जाता है कि किसी कार का जो हेडलाइट है उसमें कौन सा मिरर यूज़ होता है, तो हेडलाइट में कॉनकेव मिरर यूज़ होता है, ये क्वेश्चन बन सकता है। पार्श्व दर्पण मतलब रियर व्यू में जो मिरर होते हैं, जो कार के साइड में इधर उधर लगे होते हैं ना, उनमें कौन सा मिरर यूज़ होता है, उनमें कॉन्वेक्स मिरर यूज़ होता है, मिरर की बात हो रही है। सौर भट्टी में कौन सा मिरर यूज़ होता है, कॉनकेव मिरर यूज़ होता है, क्योंकि कन्वर्जिंग होता है ये, ठीक है। यहाँ से एक क्वेश्चन और, तो सब न्यूमेरिकल है। एक क्वेश्चन ये आता है कि समतल दर्पण का मैग्नीफिकेशन कितना होता है, +1 होता है, इसका याद रखिएगा। समतल दर्पण यानी कि जो प्लेन मिरर हम शीशा देखते हैं उसका मैग्नीफिकेशन क्या होता है, +1। प्लस ये बताता है कि वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बन रही है, एक ये बताता है कि सेम साइज़ की बन रही है, ठीक है। अब यहाँ पे हो जाता है चैप्टर खत्म। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करिएगा और वीडियो को दोबारा सुन लीजिएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि जो याद करने वाली चीज़ है, अगर आप याद करके फिर आप वीडियो देखोगे तो आप अच्छे से समझ जाओगे। सो कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है, और शेयर कर दीजिएगा। जो भी तैयारी कर रहे हैं उनको आप शेयर जरूर कर दीजिएगा, इससे थोड़ी सी रीच वगैरह बढ़ जाती है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।